हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी वहाँ पर। ये हमारा लेक्चर 2 है बच्चों। और वेक्टर्स का हम लोगों ने बताया था रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का एडिशन किस तरीके से जो है ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से किया जाता है। वहाँ हमने डिस्कस किया था पॉलीगन मेथड, ट्रायंगुलर मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। साथ ही साथ वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था। बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 2 में बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो बच्चों, ऐसा है ना कि पीछे भी मैंने बताया था आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई डायरेक्शन है, इस तरीके से मान लो कि एक्स की डायरेक्शन एक्स, ये कोई एक्स एक्सिस है। इसकी डायरेक्शन आप लोगों को क्या बताई गई थी? आई कैप बताई गई थी, है ना। लास्ट वीडियो में यही बताया था मैंने कि एक्स की जो डायरेक्शन है वो क्या बताई गई थी? आई कैप बताई गई थी। और जो वाई की डायरेक्शन जो बताई गई थी, वाई की डायरेक्शन क्या बताई थी बच्चों? जे कैप बताई गई थी, जे कैप। और इसी तरीके से के कैप की डायरेक्शन, सॉरी जेड की डायरेक्शन जो है वो क्या बताई गई थी? वो बताई गई थी के कैप। ये मैंने जो है लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो बच्चों, सपोज करो कि अगर कोई पार्टिकल, अब देखो मैंने एडिशन भी बताया था लास्ट टाइम पर, अगर हम उस बेस पे बात करें, जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस जा रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस है और इसकी डायरेक्शन हम आई कैप लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर वाई एक्सिस है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हम लोग जो है वो जे कैप लिखते हैं। अब सपोज करो कि यहाँ का जो वेक्टर बना वो हमारा एक्स आई, मान लो एक्स आई कैप हो गया, और यहाँ का जो वेक्टर बना वो वाई जे कैप हो गया। अब इन दोनों के देख रहा हो टेल टेल एक जगह जुड़े हुए हैं, दोनों के टेल टेल एक जगह जुड़े हैं, तो ये ऐड तो होंगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम मेथड। बच्चों, पैरेललोग्राम मेथड सबसे सूटेबल मेथड है, उसी को आप लगाइए। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँ बिल्कुल y की बराबर, है ना, तो ये हो जाएगी हमारी y, जे कैप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इस बार अब इनका रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का इनका रिजल्टेंट जो है वो होगा। तो अगर हम देखें बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर जो मैग्नीट्यूड है वो x है, y एक्सिस पर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? y है। देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप डायरेक्शन को मत लीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड को समझाइए। तो अगर मान लो ये कोई ट्रायंगल है आपका ए बी सी, जरा इसमें लगाओ तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस का, है ना। जैसे लगाते ना 10th क्लास में पाइथागोरस लगाई, खूब लगाई पाइथागोरस। तो उसी प्रकार से जरा इसमें पाइथागोरस लगा के निकाल तो लो। ये भाई मेरे जो रिजल्टेंट बता रहा है वो वेक्टर आर है ना। अब मैं इस रिजल्टेंट में अगर नॉर्मली बात करूं तो इस रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। एक्स आई कैप और वाई जे कैप मैं इसको दोनों लिखूंगा, ठीक है ना। जैसे पीछे भी तो लिखा था ना हमने कि वहाँ ए कैप लिख दिया था प्लस बी कैप का जोड़ बता दिया था, आर कैप आया है। तो इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पर भी वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकता हूँ, क्योंकि एक वेक्टर में मैंने दूसरा वेक्टर जोड़ दिया हेड के टेल में, है ना। अब इस वेक्टर में देखो, ये जो वेक्टर है ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या काम करूँगा? मैं इसी लाइन पर मैग्नीट्यूड ढूंढूंगा, और ये लाइन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर, है ना, ध्यान है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर अपना हो गया एक्स का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। और यहाँ पर जो रिजल्ट जो भी ए सी आएगा, जो भी वॉट एवर, उसको हम मान लेते हैं, सपोज करो वेक्टर आर का ही रिजल्टेंट मान लेते हैं आर, तो वो स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जब मैं इधर रूट भेजूंगा तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब वास्तव में जो वेक्टर था हमारा, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जो था, ये था हमारा एक्चुअल वेक्टर जो इस डायरेक्शन में था। तो इसकी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो क्या करा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया, और जो जे का कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर कर दिया, और अंडर रूट लगा दिया हम लोगों ने बच्चों, है ना। क्या लगा दिया?
अंडर रूट लगा दिया। अब सोचो अगर इसी तरीके से थर्ड भी इन्वॉल्व हो जाए, जेड के कैप भी इन्वॉल्व हो जाए, तो यहाँ पर क्या जेड स्क्वायर नहीं आ जाएगा? कितने लोग सेटिस्फाइड है मेरी इस बात से? तो ध्यान रखना बच्चों, अब मैं मैग्नीट्यूड का रिजल्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ कि अगर सपोज करो कि कोई वेक्टर है हमारा, मान लेते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, है ना, और ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है, जहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, तो मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा? मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा कि आई जे के जो भी कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके आप उसको ऐड कर दीजिए, मतलब ए एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर ए वाई का स्क्वायर कर दीजिए, और बेटा यहाँ पर ए जेड का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और ये आ गया अपना, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि जो भी आई जे के जो भी कोफिशिएंट्स हैं आप उनका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए और उनका अंडर रूट ले लीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। समझ रहे हो ना बेटे? तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक करते हैं आगे की तरफ, और मैं आप लोगों को बताता हूँ इस बार कि रिजल्टेंट जो है, ठीक है, रिजल्टेंट जो है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, फिर अपने लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखते हैं इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा या फिर लेक्चर 3 की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है। लंबा टॉपिक है थोड़ा, वेक्टर सब कुछ पूरा डिटेल से समझाना पड़ता है, तो इसलिए अब हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, रिजल्टेंट फॉर्मूला ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट फॉर्मूला ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। चलो देखो बच्चों ऐसा है कि मान लेते हैं हमारे पास की कोई दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये आ गया अपना इस तरीके से वेक्टर ए, ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया। दूसरा वेक्टर मैं मान लेता हूँ कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वेक्टर बी मान लेते हैं कि भाई जो है इस दिशा में जा रहा है, ऐसे कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे करके वेक्टर बी जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यार कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये डायग्राम भी बनाया है और इसमें एनालिसिस भी करेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि ये इसका रिजल्टेंट हो गया इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, वेक्टर आर बराबर, इसका मैंने रिजल्टेंट वेक्टर आर मान लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जिसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। तो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका रिजल्टेंट आ गया हमारे पास वेक्टर का आर आ गया, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूँ, इसको ए मार्क कर देता हूँ, इसको बी मार्क कर देता हूँ, इसको सी मार्क कर देता हूँ, साइड की अगर बात करूँ सिर्फ, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ कि इसको, अब देखो ये लाइन जो है, ध्यान से देखो तुम लोग, ये बी सी वैक्टर जो है, ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दूँ, तो बी सी वैक्टर जो है इसके साथ एंगल, ये इस एंगल को मान लीजिए आप थीटा मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिए इस एंगल को जो है आप लोग थीटा मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है ये, ठीक है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, इसको अपन थीटा मान लेते हैं। अच्छा बच्चों, एक कुछ लोग ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बोले सर इनके बीच ये बीच का तो ये हुआ, इसको मानो, तो बेटे ऐसा नहीं है, ये बीच का नहीं हुआ, ठीक है, ये जो है इनके बीच का फैलाव है एक तरीके से, तो हम इसको ऐसे नहीं मानेंगे, और हम जो है यही जो आगे की तरफ इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये एक्चुअल थीटा ये हो जाएगा, सही है। अच्छा अब मैं क्या काम करता हूँ, उसके बाद एक परपेंडिकुलर यहाँ से मैं गिरा देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, और ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का हो गया। इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी और इसको ओ मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर मैं वही पाइथागोरस लगाता हूँ जो मैंने अभी लगाई है, तो पाइथागोरस क्या होगी बेटा, ए सी का स्क्वायर होगा, डायग्राम में देखो जरा, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर के, तो ए ओ का स्क्वायर हो गया प्लस ओ सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ए सी, अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होगा उसकी बात हो रही है। तो ध्यान से देखो, ए सी का जो स्क्वायर है, ए सी का जो स्क्वायर है
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिर्फ आर होगा भाई। वेक्टर आर जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या भाई? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए। उसी प्रकार वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आर होगा। यहाँ पर तो आर स्क्वायर हो गया बराबर। ए ओ क्या है? ए ओ ये है, ठीक है। ए ओ को अपन लिख सकते हैं ए बी प्लस ओ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा अपना ओ सी का स्क्वायर। आप यहाँ पर आर स्क्वायर देखो, इसको एक्सपेंड करो जरा, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab ओ बी कॉस थीटा, ठीक है ना। ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस 2ab ओ बी, ठीक है। ये इस तरीके से लिख लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर अपने लोग लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर, ये ओ सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हो गया आर स्क्वायर। ए बी कितना है? वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी मालूम नहीं तो उसको मत छेड़ो, उसको ऐसे ही रख दो, अभी निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ए बी फिर से ए हो जाएगा, ओ बी फिर से नहीं मालूम तो ओ बी को वैसे ही रहने देते हैं, और ओ सी भी नहीं मालूम तो ओ सी को भी अपन वैसे ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल में जो बी ओ सी है, बी ओ सी जो है ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल बी ओ सी जो है, इसमें अगर आप देखो कि ओ बी आपको चाहिए, ओ बी आपको चाहिए और बी सी आपको दे रखा है, मतलब बेस आपको चाहिए और हाइपोटेन्यूस आपको दे रखा है, तो कॉस थीटा लगा लो। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेस हो जाएगा ओ बी और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा बी सी, ठीक है। यहाँ से ओ बी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? बी सी है आपका बी है, उसका मैग्नीट्यूड बी होगा, क्योंकि वेक्टर बी है तो उसका मैग्नीट्यूड बी होगा, तो ये मिल जाएगा आपको बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का ओ बी की जगह हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस का ये आ गया ए, और ओ बी की जगह मैं ये लिख लूँगा बी कॉस थीटा, है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ओ सी भी तुमको नहीं पता यार। ओ सी भी कहाँ पता तुमको? ओ सी मालूम है क्या? ओ सी भी नहीं मालूम है, प्रॉब्लम हो गई। तो ओ सी निकालने के लिए अब क्या काम करोगे? देखो ओ सी परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, बी ओ सी का, सेम ट्रायंगल का ओ सी परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूस पता तो इस बार तुम साइन लगा लो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर जो हो गया वो ओ सी हो गया, और हाइपोटेन्यूस जो है वो बी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? बी है। तो ओ सी की जगह क्या लगा लेंगे बाबू? बी साइन थीटा लगा लेंगे। तो ओ सी की जगह यहाँ लगा लेंगे बी साइन थीटा का स्क्वायर लगा लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का ए बी कॉस थीटा हो जाएगा बेटे यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में तो बी स्क्वायर कॉमन है, इन टर्म्स में भी तो बी स्क्वायर कॉमन हो गया। अब जब बी स्क्वायर कॉमन हो गया इन टर्म्स में, देख लो पूरा पेज आना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए आपको। तो इन टर्म्स में तो बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो अंदर बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटी हो गई हाई स्कूल की, वो 1 हो जाएगा। तो आर बराबर आर स्क्वायर बराबर ये आ गया अपना ए का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा, और ये आ गया अपना यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा प्रॉब्लम लग रही है मुझे। हाँ ये 2 है, ठीक है, 2 तो हम रखना भूल ही गए बेटा। तो ये 2 को जो है हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, ये 2 आ गया और ये आ गया ए बी कॉस थीटा। तो आर बराबर अंडर रूट, जरा इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ये आ गया अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला आ गया? रिजल्टेंट का, ठीक है। अब अलग अलग एंगल्स रख लीजिए, अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखो रिजल्टेंट मान लो भाई कि अगर रिजल्टेंट जो है, ये देखो आर बराबर क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। अब दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल थीटा होता
तब ये फॉर्मूला होता। अब अगर मान लो कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, एंगल जो है इनके बीच का कितना है, परपेंडिकुलर है। मान लो एक ये वेक्टर ए आ गया और ये वेक्टर बी आ गया, ये दोनों परपेंडिकुलर है मान लो, तो परपेंडिकुलर के लिए तो cos 90 तो जीरो हो जाएगा। तो केस 1 रखते हैं कि थीटा जो है वो कितना हो जाए, 90 हो जाए। तो जब 90 रखेंगे तो ये टर्म तो एलिमिनेट हो गई हमारी, तो इधर बचेगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी के बाद दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल हो, थीटा बराबर 0 कर दो, है ना। एक वेक्टर इस दिशा में जा रहा है, वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर भी उसी दिशा में लगा हुआ है ना। जरूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन एक ही डायरेक्शन है तो पैरेलल बोले जाएंगे वो। थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। ठीक है, और ये अंदर फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर a प्लस बी हो जाएगा। इसका मतलब है कि सिंपली आप जो भी वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो आप सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड ऐड कर लीजिए और आपको जो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर दो वेक्टर अपोजिट हैं, ठीक है, अगर अपोजिट है, सपोज दैट वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से केस 3 में अगर थीटा अगर आप 180 लगा दें तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है। सेम फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, लेकिन इस बार माइनस का साइन इन्वॉल्व होगा, तो ये माइनस का 2ab हो गया, और ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और r बराबर अपने को मिल जाएगा a माइनस का b। तो हर केस में मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया है, हर केस में मैंने रिजल्टेंट निकाल दिया है। जब ये वाला केस देखोगे आप r बराबर a प्लस बी, इसमें सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें a और b का सब्ट्रैक्शन है, मान लो a 5 है b 3 है, तो 5 में से 3 घटाओ कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 5 में 3 जोड़ो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और अगर 5 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर अगर ऐड करके फिर रूट निकालोगे तो वो और कम मिलेगा। तो ले दे के जो हमारा मैक्सिमम हो गया वो हमारा क्या हो गया, a प्लस का b हो गया। ठीक है ना। ए प्लस का भी ध्यान रखना कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका रिजल्टेंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस बात पे विशेष ध्यान है, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कितने कितने टाइप से करते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।